हियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में है। और यह जो बेसिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए भी है आवश्यक है, 11th क्लास के बच्चों के लिए भी आवश्यक है और 12th क्लास के लिए बच्चों के लिए भी आवश्यक है। मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी चैप्टर को स्टडी करने जाते हैं तो उस चैप्टर का जो बेसिक पार्ट होता है आप पहले उसे स्टडी कर लिए, तब आप किसी चैप्टर को पढ़िए। तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट अपना मजबूत कर लेते हैं तो चैप्टर को स्टडी करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इस केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। What is the definition? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स का, कार्बन कंपाउंड वेयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं किससे? नेचुरल मटेरियल से। नेचुरल मटेरियल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और यह नेचुरल मटेरियल कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? लिविंग थिंग्स मीन्स प्लांट और एनिमल। तो अगर हम डायरेक्ट इसका सबसे इजी अगर हम इसका यहाँ पे कंसेप्ट अगर देखें तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग थिंग से ऑब्टेन किए जाते हैं। लिविंग थिंग्स यहाँ पे प्लांट और एनिमल। यहाँ पे वर्ड यूज है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कहाँ से आया, किसने दिया? तो ऑर्गेनिक नेम जो दिया गया वो बर्जेलियस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। बर्जेलियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ऑर्गेनिक नेम दिया था। 19th सेंचुरी में जो सबस्टेंस थे वो नेचुरल सोर्सेज के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते थे। वन पार्ट आपका इनऑर्गेनिक, सेकेंड पार्ट आपका ऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आपके वह सबस्टेंस आते थे कि जो मिनरल से ऑब्टेन किए जाते थे। ऑर्गेनिक में वह सबस्टेंस आ जाते थे कि प्लांट्स और एनिमल से। जैसे अगर हमें कोई सबस्टेंस ऑब्टेन्ड हुआ और वो सबस्टेंस प्लांट्स या एनिमल से मिला है तो हम उसको ऑर्गेनिक के कैटेगरी में रख देते थे। ये 19th सेंचुरी का कंसेप्ट था। और तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक नाम क्या पड़ गया? ऑर्गेनिक की हिंदी होती है ज। तो बर्जेलियस वहीं पे कि जो सबस्टेंस प्लांट और एनिमल्स ऑब्टेन्ड होते थे तो उन सबस्टेंस को उन्होंने कह दिया कि जिस कैटेगरी में रखे जाते थे तो वहाँ पे उस कैटेगरी का नाम ही ऑर्गेनिक रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि ये सबस्टेंस किससे ऑब्टेन्ड हो रहे हैं भाई? लिविंग थिंग बीइंग से ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो इसीलिए। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैव, हिंदी में कहते हैं जैव। मतलब कि जैव का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो आपके लिविंग बींग्स होते हैं, प्लांट और एनिमल। अब नेक्स्ट चलते हैं। इससे पहले हम ये इस लाइन को समझने की कोशिश करें। अपनी गाड़ी को थोड़ा यहाँ पे रोकना पड़ेगा, इसलिए बर्जेलियस साइंटिस्ट जो थे 1815 में इनका एक कंसेप्ट था, ठीक है। इनका एक कंसेप्ट ये था कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल से जो ऑब्टेन किए जाते हैं वो ऑब्टेन कैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने कहा, बर्जेलियस ने ये कहा कि एक वाइटल फोर्स होती है, उसी वाइटल फोर्स के इफेक्ट से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। अब मुद्दा आ गया, व्हाट इज द वाइटल फोर्स? वाइटल फोर्स ऐसी क्या चीज़ है भाई? क्या है उसका इतना क्या इफेक्ट था कि प्लांट और एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाते थे? तो वाइटल का भी यहाँ पे मतलब जो आपका लिया जाएगा वो लिविंग से ही लिया जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए, वाइटल फोर्स का यहाँ पे डिफिनीशन है, फोर्स नेसेसरी फॉर लाइफ विच इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा फोर्स जो लाइफ के लिए आवश्यक है
प्रेजेंट कहाँ होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बर्जेलियस का कंसेप्ट ये था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी शक्ति प्रेजेंट होती है, एक ऐसा फोर्स प्रेजेंट होता है कि जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं, मीन्स प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। अब प्लांट और एनिमल में एक ऐसी शक्ति होती है, उसी शक्ति से ये कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। और बिना उस शक्ति के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आर्टिफिशियल या आप कह सकते हैं कि लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वहाँ पे वाटर फोर्स होगा ही नहीं। तो ये जो बर्जेलियस का ये जो कंसेप्ट था ना पूरा, इसी को एक थ्योरी दे दी गई। जो उनकी ये कंसेप्ट थी उसको थ्योरी के फॉर्म में, और उसी थ्योरी को हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी यही है बर्जेलियस का। तो अब देखिए, बर्जेलियस के ही स्टूडेंट थे भाई, बर्जेलियस के ही शिष्य थे, इतने अच्छे शिष्य थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर, ठीक है। फ्रेडरिक वोलर उन्हीं के शिष्य थे बर्जेलियस के। इन्होंने क्या किया, 1828 में ये जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। जर्मन फ्रेडरिक वोलर जर्मन साइंटिस्ट थे। 1828 में इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनाइड को, ठीक है, उस डिराइव फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो अमोनियम साइनाइड होते हैं, अमोनियम साइनाइड जो कंपाउंड है यह डिराइव किया गया है किससे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक से, ठीक है। एंड ऑब्टेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। मीन्स पूरा अगर इस लाइन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तो जो जर्मन केमिस्ट थे फ्रेडरिक वोलर, ठीक है, इन्होंने अमोनियम साइनाइड को हीट किया, और हीट करने के बाद इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया, क्या, यूरिया मिल गया, ठीक है। और यह इन्होंने कहाँ पे ये ऑब्टेन किया, यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अपने लेबोरेटरी में। तो देखिए, KOCN, इसे हम पोटेशियम साइनाइड कहते हैं। यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे आपका है अमोनियम साइनेट। ये आपका पोटेशियम साइनेट है जो रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम क्लोराइड से, और यहाँ पे रिएक्शन को हीट किया जा रहा है और प्रोडक्ट बन जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम साइनेट। अब अमोनियम साइनेट को जब हम हीट करते हैं, तब हमें मिल जाता है यूरिया। तो ये जो यूरिया प्रोडक्ट मिला, ये यूरिया ऑर्गेनिक था। अब तो भाई बर्जेलियस का जो कंसेप्ट लेके चल रहे थे, उनके कंसेप्ट तो ताला लग गया, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में बना ही नहीं सकते हैं। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बन गया लेबोरेटरी में, और वो भी उन्हीं के शिष्य के द्वारा बनाया गया। वो भी कौन सा कंपाउंड बना, यूरिया। तो फर्स्ट लेबोरेटरी में जो बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो यूरिया था, ठीक है। तो बर्जेलियस का जो कंसेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी, वो वहीं पे खारिज कर दी गई, क्योंकि अब ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना सकते हैं। और बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बनाना स्टार्ट कर दिया गया था इसके बाद। तो यहाँ तक तो कहानी आपको समझ में आ गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये हिस्ट्री एक थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पीछे की। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 5 मिलियन नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपेयर में सबसे ज़्यादा अगर कंपाउंड्स की संख्या है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होती है, इनको बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, ठीक है। इनकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। अभी तक कहा जाए 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जाना जाता है। अब देखिए 5 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे, आखिर ये कंपाउंड
इतने ज़्यादा कैसे हैं, किस वजह से? क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें आपका इन्हें बनाता कौन है, कैसे ये इतने ज़्यादा बन गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है उसका सबसे बड़ा अगर कोई किंग है तो वो कार्बन है। कार्बन सबसे बड़ा किंग कोई है तो कार्बन। कार्बन की ही वजह से इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड होते हैं या इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस होती है। कार्बन भाई पीरियोडिक टेबल में तो इतने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्बन ही क्यों? आप जानते हैं जब भी कोई बड़ा व्यक्ति किसी ऊंचे पद पे जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ खासियत होती है, उसकी कुछ यूनिक होती है, कुछ उसके पास कुछ यूनिक कैरेक्टर होता है। तो उसी यूनिक कैरेक्टर की वजह से उतना बड़ा वो नामियर इंसान होता है। तो कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं कार्बन की वजह से बनते हैं, तो कहीं ना कहीं तो कार्बन के पास कुछ तो यूनिक प्रॉपर्टी होगी, तभी तो इतना ज़्यादा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम उसी यूनिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आखिर वो यूनिक प्रॉपर्टी है क्या? तो देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। वो यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की? कैटेनेशन है। ठीक है, यहाँ पे हम राइट करते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। वो यूनिक प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी के ही द्वारा कार्बन इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। अब आपकी गाड़ी फिर फंस गई, अब ये आप रुक जाएंगे। व्हाट इज़ द कैटेनेशन? कैटेनेशन क्या है? कैटेनेशन देखिए, ये प्रॉपर्टी सिर्फ नॉन मेटल में ही पाई जाती है, नॉन मेटल में ही पाई जाती है। ठीक है, मेटल में ये नहीं होता, नॉन मेटल में होता है। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता क्या है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है कि जो किसी एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं ना, किसी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वह एटम्स स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा खुद आपस में जुड़ के सेल्फ कंबाइन हो करके सिंगल बॉन्ड, ठीक है, आप कह सकते हैं सिंगल, ट्रिपल, डबल बॉन्ड, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ओपन, ब्रांच या क्लोज चेन टाइप के कंपाउंड्स बना लेते। नहीं समझ में आया? देखिए, कार्बन जो एलिमेंट्स है इसके जो एटम होते हैं, मान लीजिए इसके एटम्स हैं, ये अब आपस में सेल्फ कंबाइन होंगे, अपने आप से कंबाइन होंगे, अपने आप से कंबाइन हो करके लॉन्ग चेन इस तरह से चैन बना लेते हैं, सेल्फ कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, या तो ये चैन जो होगी वो चैन क्लोज बन जाएगी, या तो ये ओपन हो जाएगी, या तो ये चैन क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। या तो आप देखें जैसे कोई प्लांट होता है उसमें इस तरह से कोई शाखाएं निकलती रहती हैं जिसे हम ब्रांच कहते हैं। तो ये जैसे चैन चल रहा है, अगर इनका कार्बन एलिमेंट्स के जो कार्बन एटम्स हैं जो ये अपना चैन बना रहा है, अगर इसमें से कोई ब्रांच निकल जाए इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं ब्रांच कहते हैं। ये जो है आपका ये ओपन है, ये जो है आपका क्या है? क्लोज है। ठीक है, तो कहने का मतलब व्हाट इज द कैटेनेशन प्रॉपर्टीज? कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो किसी एलिमेंट्स के एटम्स की वो प्रॉपर्टीज होती है कि जो एटम सेल्फ कंबाइन हो करके लॉन्ग, ओपन, क्लोज, ब्रांच चैन बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती है। तो ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज थी। और देखिए, कार्बन में अगर देखा जाए तो कार्बन फैमिली के जो सिलिकॉन मेंबर थे उनके पास भी ये प्रॉपर्टी थी, कैटेनेशन की वो भी प्रॉपर्टी थी। लेकिन जितने ज़्यादा कार्बन्स के कंपाउंड है उतने ज़्यादा सिलिकॉन के कंपाउंड नहीं है, बिकॉज इस कैटेनेशन तो थी ही, साथ ही साथ जो कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता था तो कार्बन के पास एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड भी, एक कोवैलेंट बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग पावर भी थी उसकी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड की पावर भी थी। दूसरी जो थी, कहते हैं कि बॉन्ड
बॉन्ड की जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करें तो कार्बन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो 85 है, और सिलिकॉन की जो बॉन्ड एनर्जी है, सिलिकॉन एटम्स के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 54 है। और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी थी वो 85, मीन्स कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, और सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी कितनी थी, 54। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, कंपाउंड आपस में एक दूसरे से स्ट्रांग क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। तो इस कैरेक्टर की भी वजह से कार्बन जो था वो ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता था। ठीक है, सिलिकॉन के भी होते हैं, सिलिकॉन के पास भी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती है, बट उतनी ज़्यादा कंपाउंड नहीं है जितने कि कार्बन के हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की भी बात आ जाती है। कैटेनेशन तो भाई सिलिकॉन्स में भी है, सल्फर में भी है, लेकिन वहाँ पे मेन जो कंसेप्ट आ जाता है वो बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है। अब देखिए, अगर सल्फर की हम बात करते हैं, तो सल्फर के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 54 है। सिलिकॉन की भी 54 है, सल्फर की भी 54 है। ठीक है, तो ये कार्बन की एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा लार्ज कंपाउंड नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेनेशन प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज ही कार्बन की सबसे बड़ी खासियत थी। और दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है वो 85 है, जिसकी वजह से कार्बन इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स क्या क्या है। तो प्लांट और एनिमल तो है ही, और सबसे ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो वो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से, सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से ऑब्टेन्ड होते हैं। उसके बाद है कोल आपको समझ में आता है। फर्मेंटेशन किया जाता है जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ केमिकल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं कि फंगी वगैरह के एक्शन के कारण केमिकल रिएक्शन हो जाता है। उस केमिकल के रिएक्शन की वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर लेते हैं, जैसे कि अल्कोहल वगैरह जो बनाए जाते हैं वो फर्मेंटेशन मेथड्स के द्वारा बनाए जाते हैं। और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ एक्शन होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, आगे आएगा, इसका जिक्र बता देंगे। और एसिड वगैरह या विटामिन वगैरह, तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने कहा ना कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है वो कार्बन की वजह से बनता है। मैंने कहा कार्बन जो है वो राजा है भाई, किंग है। अब एक चीज़ बताइए, क्या अकेला राजा हो और अकेला राजा हो और मतलब कि क्या अकेला राजा अपनी प्रजा को खुश कर पाएगा अगर उसके मंत्री वगैरह, सिपाही वगैरह अगर उसका सहयोग ना करें, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का राजा भले ही कार्बन हो, लेकिन उसके सहयोगी भी हैं काम करने के लिए। ठीक है, सहयोगी मतलब कि कार्बन के अलावा भी और भी एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी अपनी अपनी कह सकते हैं कि भागीदारी दिखाते, अपना अपना रोल दिखाते हैं। तो कार्बन तो किंग है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है वो उसके सिपाही, मंत्री वगैरह भी हैं। अब जैसे देखिए, कार्बन के सबसे नज़दीक कौन होता है कार्बन को सुझाव देने के लिए? बहुत उसके कुछ खास लोग होते हैं कि जिसके द्वारा कार्बन कह रहे हैं जो राजा काम करता है। ठीक है, राजा के सबसे जो नज़दीक होते हैं वही राजा को सुझाव देते हैं और राजा निर्णय ले पाता है, काम कर पाता है। तो कहने का मतलब है जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, तो कार्बन के नज़दीक भाई कौन है कि जो इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ले रहा है। तो नज़दीक की बात की जाएगी तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, इसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एलिमेंट्स, हेलोजन, सल्फर और उसके बाद फास्फोरस। तो ये भी कार्बन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इसके कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कितने ज़्यादा प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन नियरली ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा कार्बन के साथ प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन भी जनरली प्रेजेंट होता है। बट नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लेस कॉमनली होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होते हैं। फास्फोरस तो रेयरली ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट मिलता है। तो यहाँ पे हो गई एलिमेंट्स की बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कार्बन ही अकेला रहता है, कोई और एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। तो और भी एलिमेंट्स होते हैं, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी आपको मिलता है किसी किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस। नेक्स्ट आपका है
यहाँ पे हम बात करेंगे। अब बात इतनी हो गई सब कुछ ऑर्गेनिक की। अब हम मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या आप कह सकते हैं कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। जैसे किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो होता है उसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है। एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर उस पर क्या होता है, बेस्ड होता है। आप ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग से अपने प्रीवियस क्लासेस से ये सुनते हुए चले आ रहे हैं कि जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देते हैं, गेन कर देते हैं, शेयर कर लेते हैं। क्यों लॉस गेन शेयर करते हैं? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए जो उनका आउटर मोस्ट सेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। तो इनकम्प्लीट का मतलब उसमें स्टेबल होने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 चाहिए, तो कुछ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके आउटर सेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सपोज अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने से अगर वो स्टेबल हो सकते हैं तो भाई स्टेबल है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो स्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो आप पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैस होती हैं, नोबल गैस के जो सेल्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं, और इसीलिए नोबल गैस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो बाकी एलिमेंट्स के जो एटम है भाई उनको खलबली मच गई, भाई वो स्टेबल है तो हम क्यों नहीं है, हमको भी स्टेबल होना, उनकी तरह बनना है। तो उनकी तरह बनने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कि इससे आगे मैं आपके लिए और भी अच्छे तरीके से मैं आपको केमिस्ट्री की वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। बनने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर देते हैं, गेन कर लेते हैं और शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही है कि जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होने का जो कंसेप्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है। द एटम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट हैव इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड टेंड टू कंप्लीट देम बाई केमिकल कम्बिनेशन। तो एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट यहाँ पे है, आप 10th या 11th के लिए ये यहाँ पे सेल वर्ड यूज हो सकता है, सेल कह सकते हैं या ऑर्बिट कह सकते हैं, कि जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, तो इनकम्प्लीट होते हैं, तो इसलिए वो कंप्लीट होने के लिए दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं। मतलब वो दूसरे एटम के साथ अगर इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ से लाएंगे इलेक्ट्रॉन कि वो कंप्लीट हो जाए या इनर्ट गैसेस की तरह हो जाए। ठीक है, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन लेने के लिए या देने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं। तो जो वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो उसी को हम केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एटम रिजल्ट फ्रॉम द रीडिस्ट्रीब्यूशन of electron between them so that the both atom complete their outermost orbit. Chemical combination between two atom, दो एटम के बीच का जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, बिटवीन देम, सो डैट दोनों एटम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके ऑर्बिट जो होते हैं या उनके सेल जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। मीन्स अगर एक एटम है, बी दूसरा एटम है, तो इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास, ऐसा कुछ होता है कि इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से ए एटम के आउटर सेल कंप्लीट हो जाते हैं, बी एटम के आउटर सेल कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस जो इलेक्ट्रॉनों का इन दो एटम के बीच में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसी को हम केमिकल कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। तो ये कंसेप्ट जो था वो जीएन लेविस का कंसेप्ट था ये पूरा। ठीक है, कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन जो है दो एटम के बीच में, तो वो कैसे होता है केमिकल कॉम्बिनेशन, तो दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके बाद एटम जो होते हैं, एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये कंसेप्ट जीएन लेविस का था। अब हम बात करते हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर अगर आती है तो केमिकल कॉम्बिनेशन की बात बॉन्डिंग से रिलेटेड होती है।
कंबाइन जो होते हैं दोनों एटम, तो उनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है, एक बॉन्ड बन जाती है, ठीक है। तो कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे आप पहले से ही अपने प्रीवियस क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो फर्स्ट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को जब वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। सपोज सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे सोडियम का देखें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, और सोडियम जो है वो नोबल गैस, किस नोबल गैस के नज़दीक है, नियॉन के नज़दीक है। तो नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो 28 होती है, ठीक है। तो सोडियम जो है वो नियॉन की तरह बनने के लिए इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। क्लोरीन, क्लोरीन का अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, और क्लोरीन किसके नज़दीक है, आर्गन के, और इसका होता है 288। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अधिक है सोडियम के पास, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम जो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा वो किसे दे देगा, क्लोरीन को। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट तरीके से दे दिया किसे, क्लोरीन को। तो आप जानते ही हैं कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उन पे क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। तो चार्जेस के कारण, अपोजिट चार्जेस के कारण जो एटम के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया ना, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब ये कि अपोजिट चार्जेस के वजह से जो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड आप जानते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होती है, दो एटम है और इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, एक दूसरे के साथ ये इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया जाए H2, तो यहाँ पे दो एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो अब हाइड्रोजन जो है वो किस नोबल गैस के नज़दीक है, हीलियम, ठीक है। हीलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंप्लीट माने जाते हैं। हीलियम जो है एक ऐसा नोबल गैस है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहता है, तो इसलिए हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई क्या करेंगे, दोनों आपस में साझेदारी कर लेंगे, समझौता कर लेंगे। समझौता जब कर लेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग की वजह से बनते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी की बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए कार्बन जो होते हैं वो कोवैलेंट, जो कार्बन अपने एटम, कार्बन एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के ही द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। वहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं होता। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का आउटर मोस्ट शेल है जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है कार्बन को जब 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तभी ये किसकी तरह बन जाएगा, नियॉन की तरह बन जाएगा। नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 8 होता है। तो इसे अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, आवश्यकता है कार्बन को। तो 4 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए कार्बन जो होते हैं वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के ये चारों तरफ उसके आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है। अब 4 हाइड्रोजन हमारे पास, हर एक हाइड्रोजन के पास अपने एक एक इलेक्ट्रॉन है। सॉरी ये यहाँ पे चला गया इसका इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब
4 हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। तो फर्स्ट हाइड्रोजन जो है कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया। दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन लेकर के शेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे दूसरा बॉन्ड बन गया। तीसरा हाइड्रोजन कार्बन के तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ लेकर के साझेदारी करेगा, तो यहाँ पे तीसरा बॉन्ड बन गया। फोर्थ हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के फोर्थ इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से कार्बन जो है 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा ये देखा जाता है, जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तो ये हमेशा ये ध्यान में रखा जाता है कि कार्बन के अराउंड आपके कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। अगर इस तरह से भी है तो यहाँ पे हमेशा 4 बॉन्ड A1 2 3 4 ये हमेशा ध्यान रहे। तो इस तरह से कार्बन की कह सकते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे है कार्बन जो होता है सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। किसी किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखी जाती है, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में है। सिंगल बॉन्ड जो है कितने इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड, देखिए जो बॉन्ड बनते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों से बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों से। तो यहाँ पे एक बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉनों से बने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों से। अब कह रहे हैं कि अभी तो आप कह रही थी कि कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होने चाहिए, बट यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड आप शो कर रही है। तो यहाँ पे जो इस खाली है ना, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को नहीं दिखाया। तो इस तरह से कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये एथेन वगैरह प्रोपेन वगैरह जो कंपाउंड होते हैं उनमें ये देखे जाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना पाए जाते हैं। किसी किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे कि इथाइलिन वगैरह के कंपाउंड्स जो होंगे वहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में आपके 2 डबल बॉन्ड देखे जाते हैं, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ये एसिटाइलिन टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वहाँ पे आपको कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड, और 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलके बना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा आपको, और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। तो ये भी रहे कि एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों से। 2 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों से। और 3 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है, 6। अब ये आपका बेसिक कंसेप्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक कंसेप्ट